हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीएस प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जीएस प्रैक्टिस सेट 1 को जो है डिस्कस अच्छे से किया हुआ था, और उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। सारी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि हमने सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं को देखते हुए सारे प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसे पूर्व का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको, किस शहर को? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर को। ठीक है, यूपी के कानपुर में कानपुर जो है, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? हिस्ट्री का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस राजवंश की स्थापना की थी? लोधी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। बात करें गुलाम वंश की, तो इसे मामलुक वंश और दास वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य जो हैं? कौन से देश हैं जो यूएन के स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना। ठीक है, संयुक्त राज्य के यूनाइटेड नेशन के जो है 5 जो है स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना। ठीक है, बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना से प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है, और 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में होती है? किसकी खेती जो भारत में जायद फसल के रूप में होती है? तो भारत में जो है फसलों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। रबी की फसल, और जो है रबी की फसल के बाद जायद की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, तो जायद की फसल के रूप में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जायद की फसल के रूप में होती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तरबूज। ठीक है, तरबूज जो है जायद की फसल में आता है। बात करें जायद की फसल की, तो रबी और खरीफ के बीच में मौसम जो गर्मियों का होता है, स्पेशली जो होता है मई जून के महीने में जो है जायद की फसल बोई जाती है। और इनमें कौन कौन से आते हैं? तो तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, हरी सब्जियां जो हो गई गर्मियों वाली सब्जियां, वो सब जायद की फसल के रूप में आती हैं। बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है गेहूं, तो गेहूं भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, यह रबी की फसल है। गेहूं जो है रबी की फसल है, और रबी की फसल बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। गेहूं, आलू, चना, जौ, ये सब रबी की फसलें। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन, यहाँ पे सोयाबीन भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। सोयाबीन हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब खरीफ की फसलें हैं जो जुलाई और अगस्त में बोई जाती है। मतलब इस समय जो है धान आप लोगों के गाँवों में लग रहे होंगे, तो ये सब किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। बात करें इसका कारण, तो किसानों के फसल जब काटते हैं किसान, तो फसल काटने की खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, फसल कटने की खुशी में किसान जो है लोसांग त्यौहार को मनाते हैं सिक्किम में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए पुलिस के रैंक में से सबसे निचले क्रम पर कौन सी रैंक आती है? जितने भी रैंक दिए हुए हैं इसमें से सबसे निचले क्रम पर कौन सी रैंक आती है? तो ध्यान रखिएगा, पुलिस की जितनी भी रैंक है उसमें सबसे निचले क्रम पर आती है कांस्टेबल की रैंक। ठीक है, कांस्टेबल की रैंक आती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है, सबसे ऊपर लेवल की कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा डीजीपी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल पुलिस की जो रैंक होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, कांस्टेबल की सबसे लोएस्ट रैंक होती है पुलिस की रैंकों में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो पहले यहाँ तो यही ध्यान रखिएगा
कि भारत का जो वीरता पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है, सर्वोच्च, ठीक है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। फिर बात करते हैं कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वह पहले जो है परमवीर चक्र विजेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी ये सब जो हैं किससे संबंधित है? तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? लोक नृत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के ये सब फेमस लोक नृत्य हैं। जैसे रासलीला हो गई, ये कहाँ पे? ब्रज में मनाई जाती है। कजरी हो गई, मिर्जापुर में ज़्यादातर मनाई जाती है, गाई जाती है, नाची जाती है। तो ये सब लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक और लेखकों के नाम भी परीक्षा में आपकी पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। द कलकत्ता क्रोमोसोम किसने लिखी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ घोष जी ने, ठीक है। अमिताभ घोष जी ने द कलकत्ता क्रोमोसोम पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोटबंदी आपके सिलेबस में दिया गया है, यहाँ से भी एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारत में नोटबंदी कब हुई थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि भारत में अब तक नोटबंदी जो है 3 बार हो चुकी है, एक बार स्वतंत्रता से पहले और 2 बार स्वतंत्रता के बाद। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो अभी हाल ही में जो नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश में इसकी घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण होता है, नोटबंदी होती है। और इस समय प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा उर्जित पटेल जी थे, ठीक है। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो उर्जित पटेल जी जो थे आरबीआई के गवर्नर थे, और पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद करके नए 500 और 2000 के नोट की शुरुआत की गई थी। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन था इतिहासकारों के अनुसार? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आराम शाह? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 से लेकर 1210 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। हमने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि वायु में उपस्थित नमी को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो है की मदद से हम जो है वायु में नमी को मापते हैं। उसके बाद और ऑप्शन देख लेते हैं। बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है? विभवांतर को नापा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर एक ऑप्शन में दिया है, तो इससे क्या मापते हैं? हम डेंसिटी को मापते हैं, ठीक है। घनत्व को हाइड्रोमीटर से मांगते हैं। हाइग्रोमीटर से जो है वायु में आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रो में कंफ्यूजन मत होइएगा आप। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इजी प्रश्न है, आप सबको पता होना चाहिए प्रश्न। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करें डुरंड रेखा की, तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है पाक जल डबरू मंडल, ठीक है। यहाँ डबरू मंडल रहेगा, तो पाक खाड़ी इसको भी बोलते हैं। पाक की खाड़ी किस देश के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन चाइना और भारत के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? दिवस से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को या फिर 21 जून को? तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पड़ती है। उनके उपलक्ष्य में जो है 2014 से, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा,
2014 से जो है हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में जो है भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और यह हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, इथोपिया की मुद्रा क्या है? मुद्रा और राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इथोपिया सबसे पहले ध्यान रखिए अफ्रीकी कंट्री है, इसकी जो है राजधानी क्या होती है? अदिस अबाबा, ठीक है, इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा यहाँ की राजधानी है और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी मुद्रा क्या है, तो ध्यान रखिएगा बिर्र, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिर्र जो है इथोपिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन है? अर्जेंटीना की राजधानी कौन है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है और यहाँ पे एक ऑप्शन में अर्जेंटीनो दिया हुआ है, तो अर्जेंटीनो क्या है? यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, अर्जेंटीना की मुद्रा जो है अर्जेंटीनो है और राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मानवाधिकार से रिलेटेड जो है एक टॉपिक हमने बनाया हुआ है, पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आज या कल जो है चैनल पे पड़ जाएगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा, वहां से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानवाधिकार की जो है जगह किसने ली थी? ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार परिषद ने ली थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार परिषद ने ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने जीएसटी को 1954 में ही अपने देश में जो है सर्वप्रथम लागू किया था, उसके बाद सभी देशों ने लागू किया था। बात करें भारत की, तो भारत 161वां देश था, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, भारत 161वां देश था जिन्होंने जीएसटी लागू की थी। और कब लागू की थी? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जो है भारत ने जीएसटी लागू किया था, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से नहीं है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में सभी भाषाओं के बारे में बताया गया है, जितनी भी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाओं को जो है राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है 8वीं अनुसूची में, ठीक है, उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है, लेकिन फारसी भाषा जो है इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, सबको आप अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए किसी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी काबेली निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो नीलगिरी काबेली जो है उच्च उपज वाली किस्म है, किसकी है? तो ध्यान रखिएगा गेहूं की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी काबेली जो है गेहूं की किस्म है एक। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस श्रेणी में किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान के भाग 3 में जो है हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है, कुल 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है कि मानव तस्करी, जबरन श्रम, ये सब जो है निषेध हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार, और इन्हें आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। 23 में हमें यह बताया गया है कि हम जो है मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, जबरन मजदूरी किसी से नहीं करवा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और 24 में बताया गया है कि कारखानों और खानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी का ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, कुल 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में हमारे संविधान में है, जबकि जब हमारा मूल संविधान जब बना था तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी 4 अनुसूचियां जो है समय समय पे संशोधन हुए हैं, उनके तहत जो है जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का ध्यान रखिएगा। पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है। ठीक है, भारत के मानक मेरिडियन यानी स्टैंडर्ड टाइम के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यूपी के किस जिले से होकर गुजरता है? ध्यान रखिएगा, प्रयागराज। ठीक है, जो कि पूर्व का नाम इलाहाबाद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज के नैनी से जो है गुजरता है भारत का मानक समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? देखिए अभी अभी हमने प्रश्न आपको इसको बताया था, जब नोटबंदी वाला वो प्रश्न करा रहा था कि भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे पूछ रहा है। अगर अब तक पूछना तो 3 बार हुई है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है तो 2 बार हुई है। स्वतंत्रता के बाद कब कब हुई है? 1978 में जो है मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है नोटबंदी की गई थी। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दूसरी बार जो है नोटबंदी की गई थी। उससे पहले 1946 में स्वतंत्रता के पूर्व एक बार और नोटबंदी हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कुल कितनी बार हुई है तो 3 बार हुई है, और स्वतंत्रता के बाद पूछे तो 2 बार हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा पहले कौन थे? ऋषभनाथ थे। ठीक है, शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, क्षमा कीजिएगा। तो बता देता हूं आपको कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर फ्रेंड्स हुए थे। ठीक है, पहले थे ऋषभदेव जो कि संस्थापक थे, जबकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? महावीर प्रसाद स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा किसकी इकाई है? विद्युत प्रवाह की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो है इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या फिर भोपाल? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी अनुवाद करेंगे तो भारत की खोज होगा। भारत की खोज किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है, उसमें डिटेल में हमने सभी पुरस्कारों के बारे में बताया गया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी आपको परीक्षा में। वहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इन सब चीज़ों को हमने कब शुरुआत हुई, पहले विनर कौन थे, आखिरी विनर कौन थे, सब के बारे में बताया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है फ्रेंड्स? पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है? इजी प्रश्न है, यूपी वाले सब जानते होंगे। मकर संक्रांति के नाम से कौन सा पर्व जाना जाता है? खिचड़ी जाना जाता है। ठीक है, 14 जनवरी को हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है खिचड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ध्यान रखिए कहाँ पे है? आसाम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? हमने बताया महावीर प्रसाद स्वामी जी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है? B1 का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, B6 तो होता है पायरिडॉक्सिन, लेकिन B1 का नाम पूछ रहा है, तो B1 किससे का अन्य नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, B1 का क्या रासायनिक नाम है? थायमीन, विटामिन B1 का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था? फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? हमने आपको बताया 1 जुलाई 2017 को, लेकिन किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा, आसाम ने। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी सबसे पहले आसाम ने लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? साइंस का प्रश्न है, इजी प्रश्न होगा, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर स्थित है? शुक्र, मंगल, वरुण या फिर यूरेनस? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। ठीक है, वरुण जो है सबसे दूर स्थित है। बात करें सूर्य से सबसे नजदीक की तो कौन है? बुध है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप जो है कांस्टेबल की वर्दी पहनना चाहते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।